नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए कहते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है भाभा कवच को लेकर। दोस्तों, ऐसा समय चल रहा है जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और ऐसे में अब अंतरराष्ट्रीय मानकों और सुरक्षात्मक गियर के बुलेट प्रूफ जैकेटों का निर्माण और बुलेट प्रूफ वाहनों की आपूर्ति करने वाले मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मेधानी भारतीय सशस्त्र बलों को बुलेट प्रूफ जैकेट देने वाली है। इन बुलेट प्रूफ जैकेटों का नाम भाभा कवच दिया गया है क्योंकि इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC ने तकनीक विकसित करके बनाया है। ये जैकेट AK-47 से दागी गई गोली को रोक सकती है और कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट्स को पहले से अर्धसैनिक बलों को दे दिया गया है। मेधानी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक संजय कुमार झा ने कहा कि हमने भारी मात्रा में इन बुलेट प्रूफ जैकेटों को वितरित करने की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा हम दुनिया भर में विकसित होने वाले गोला बारूद पर भी नजर रखेंगे और जैकेटों को अपडेट करने के लिए उपयुक्त बदलाव भी करेंगे। मेधानी में निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट केंद्रीय गृह मंत्रालय के BIS लेवल 6 से भी मिलते हैं। संजय कुमार ने कहा कि हम कई तरीके के वेरिएशन लाने वाले हैं और इसके अलावा कॉम्बैक्ट व्हीकल्स पर कार्य चल रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हम इस तरीके के कॉम्बैक्ट व्हीकल्स बना रहे हैं जिसमें अगर टायर को गोली भी मार दी जाती है तो भी वाहन 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। इस तकनीक को रन फ्लैट टायर प्रणाली कहा जाता है। वाहन जिसे इश्यूज बेस्ड कॉम्पैक्ट व्हीकल के रूप में वर्णित किया गया है, इसमें कई अन्य विशेषताएं भी हैं, जबकि हथियार के साथ इसकी क्षमता 7 व्यक्तियों की है। ये वाहन कई तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये आतंकवाद रोधी अभियानों के अलावा क्विक रिस्पॉन्स टीम, एस्कॉर्ट व्हीकल और अन्य ऑपरेशनल ड्यूटीज में भी काम कर सकता है। साथ ही भारत के आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत वे लोग इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अब अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत का चीन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड को लेकर, जिसे अब विदेश में रहने वाले राजनीति भी बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। द संडे गार्जियन में कई राजनीतिकों ने लिखा है कि अब तक भारत ने केवल पाकिस्तान का सामना किया था, जो सैन्य और आर्थिक रूप से एक कमजोर देश है। हालांकि चीन को लेकर उन्होंने कहा कि भारत ने जो सबक सिखाया है और उन महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया है जो इससे पहले भारत में नहीं थी, इससे ये साबित होता है कि भारत की सैन्य क्षमता काफी मजबूत है। आपको बता दें कि इससे पहले जो विदेशी लोग थे यानी कि जो फॉरेन मीडिया थी या वहां के राजनीति थे, उन्होंने ये कहा था कि जब भारत के गलवान घाटी में 20 जवान शहीद हो गए थे तो इसके बाद भारत अब पीछे हट जाएगा और भारत को पीछे हटना ही होगा। लेकिन चीन को बैकफुट पे लाने का भारत का ये निर्णय सभी को हैरान कर दे रहा है। साथ ही विदेशी राजनीतिकों ने बताया कि हमारी खुफिया विंग का आकलन ये था कि अगर जून के अंत तक स्थिति का हल नहीं किया गया तो भारत कुछ कदम पीछे ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत ने चीन के द्वारा एशिया को उसके क्षेत्र में बदलने की कोशिश को रोक दिया। इन राजनीतिकों ने द गार्जियन को बताया कि भारत ने जिस तरह से चीन को संभाला है उसकी वजह से भारत की स्ट्रेटेजिक जो छवि है यानी कि इमेज है वो कई पायदान ऊपर चढ़ गई है। हालांकि आपको बता दें कि सबसे पहले यह भी कहा गया था कि भारत के द्वारा चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने से चीन को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन उसके गौरव को भारत ने चोट पहुंचाई और इससे अन्य देशों को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि साथ ही यह भी तथ्य दिया गया कि भारत ने पहली बार चीन को यह दिखाने का फैसला किया कि तिब्बती मूल के पुरुष जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SSF का गठन करते हैं, हाल ही में सैन्य गतिविधियों का इस्तेमाल भारत ने किया, जो कि एक तरह से सरप्राइजिंग रहा। और अगर चीन ने कोई दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसको 2 बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जो पश्चिमी मीडिया थे, जो वहां के राजनीति थे, जो ये सोचते थे कि भारत बैकफुट पर आएगा, चीन की सारी बातें मान लेगा, आज वही भारत की तारीफ कर रहा है और ये भारतीय सेना का पराक्रम है जिसने इस वक्त चीन को बैकफुट पर ला के रखा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है मेरठ कैंट को लेकर। मेरठ कैंट यानी कि मेरठ छावनी के क्षेत्र में आर्मी इंटेलिजेंस ने सेना जैसी वर्दी पहने हुए एक संदिग्ध को पकड़ा है। आर्मी इंटेलिजेंस ने पूछताछ के बाद उसे मेरठ पुलिस के हवाले कर दिया है। आर्मी अधिकारियों की तरफ से थाना में तहरीर भी दे दी गई है। मेरठ पुलिस ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर कई जांच एजेंसियों ने थाने में पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति से लंबी पूछताछ की है। पूछताछ के बाद सामने आया कि वो भगत लाइसेंस के आसपास सेना की वर्दी सिलने वाले एक टेलर के यहाँ नौकरी करता था, वहीं से वर्दी उसने हासिल की। आर्मी की वर्दी पहनने का उद्देश्य क्या था, इसकी छानबीन चल रही है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है।
जम्मू और कश्मीर में युवाओं को आतंकवाद में शामिल होने से रोकने के लिए सेना ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत आतंकी बने या एनकाउंटर में मारे गए स्थानीय आतंकवादियों के दोस्तों और रिश्तेदारों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके पता लगाती है और समझाती है कि वो हथियार ना उठाए। सेना के एक बड़े अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। इस रणनीति के तहत उन परिवारों से भी संपर्क साधने की कोशिश की जाती है जिनके युवा कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो अपने बच्चों को आतंकवादी बनने से रोके। कश्मीर में स्ट्रेटेजिक कॉर्प्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के मुताबिक उन्हें लगता है कि सही समय पर सही बात बताने से भटके हुए युवाओं को गलत दिशा में कदम बढ़ाने से रोका जा सकता है। आपको बता दें कि दक्षिणी कश्मीर आतंकवाद के लिए बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है और इसके लिए भारतीय सेना ने विक्टर फोर्स भी तैनात कर रखी है। विक्टर फोर्स कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया और कुलगांव जिलों पर नजर रखती है और सेना इस तरीके की चेन को तोड़ने में विश्वास रखती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भूटान को लेकर आ रही है। लद्दाख और दक्षिणी चीनी सागर के बाद चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA भूटान के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि चीन ने सीमा को लेकर 25वें दौर की बातचीत को अपने पक्ष में झुकाने के लिए नई चाल चली है। इस मकसद से भूटान पर दबाव बनाने के लिए राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया है। बीजिंग PLA की मदद से घुसपैठ और अतिक्रमण कर सकता है। दोस्तों, ये बात आपको जानना जरूरी है कि भूटान सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब है और भूटान की ओर से जमीन को लेकर किया गया कोई भी समझौता भारत की सुरक्षा तंत्र पर बुरा प्रभाव डालेगा। चीन भूटान के पश्चिमी सेक्टर में 318 वर्ग किलोमीटर और सेंट्रल सेक्टर में 495 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है। विस्तारवादी नीति के तहत चीनी सेना सड़क और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में जुटी हुई है। चीन की तरफ से लगातार आक्रामक पेट्रोलिंग के जरिए भूटान की रॉयल आर्मी को डराने की कोशिश की जाती है। भारत ने इस मुद्दे पर भूटान को सावधान कर दिया है और लगातार दोनों देश संपर्क में हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो चीनी हथियारों को लेकर आ रही है। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया डेली कुछ न कुछ अपने वीडियोस पोस्ट कर रही है जो कि उनकी आर्मी से रिलेटेड है। इस तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसने चीन के जवानों और उनके हथियारों की काबिलियत की पोल खोलकर रख दी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तिब्बत जैसे दिखने वाले एक इलाके में चीनी सेना का जवान मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर करने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान एक ट्रेनर भी चीन के जवान के साथ खड़ा होकर उसे निर्देश दे रहा है। जैसे ही जवान काउंटडाउन खत्म होने के बाद ट्रिगर दबाता है, मिसाइल आसमान में जाने के बजाय लॉन्चर समेत जमीन की ओर फायर हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब लॉन्चर को देखा जाता है वो बीच से टूटा हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से चीन की पोल भी खुलती है कि वो जो हथियार दिखाता है, जो हथियारों का प्रदर्शन करता है कि वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, हकीकत क्या है वो सब लोग जानते हैं कि चाइनीज माल पर कोई यकीन नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर के बारे में अगर आप जानेंगे तो आप खुद या तो हंस पड़ेंगे या फिर पाकिस्तान को जी भरकर गालियां देंगे। दरअसल दोस्तों, भारत के द्वारा राफेल का खरीदा जाना पाकिस्तान को पच नहीं रहा है और इस वजह से पाकिस्तान के पत्रकारों ने फर्जी ट्विटर प्रोफाइल का इस्तेमाल करके एक खबर फैलाई जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना की एक फर्जी प्रोफाइल बनाई और उसमें ट्वीट किया और जिसमें लिखा हुआ था कि बहुत हैरान कर देने वाली खबर, अभ्यास के दौरान राफेल विमान तकनीकी खराबी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसका एक पायलट भी शहीद हो गया और यह विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ट्विटर हैंडल वही रहा लेकिन हैंडल करने वाले के नाम एक के बाद एक बदलते रहे। इन नकली ट्वीट्स के सैकड़ों रिट्वीट्स पाकिस्तान ने किए। इसी खबर को अन्य सोशल मीडिया पर भी सैकड़ों बार शेयर किया गया था। आपको बता दें कि हाल ही में SM हॉक्स सेलर ने रिवर्स इमेज सर्च के दौरान पाया कि वर्तमान में दुर्घटना की खबर बताने के लिए इस्तेमाल की गई जिन तस्वीरों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया वो 2019 में भारत के बेंगलुरु के मिराज 2000 क्रैश की तस्वीरें थी जिसमें 2 पायलटों की जान चली गई थी। यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारत में राफेल आए थे तभी पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर यह बताने की कोशिश की कि भारत एशिया में शांति भंग करना चाह रहा है और लगातार हथियार खरीद रहा है। तो इस तरीके से फर्जी ट्वीट इन्होंने किए और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इन्होंने एयरफोर्स का एक फेक अकाउंट बनाया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई अपने लोगों को कि भारत ने जो राफेल लिया है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इससे अब किसी भी तरीके की कोई समस्या पाकिस्तान को नहीं है। ऐसे में आप दोस्तों क्या सोचते हैं इन पाकिस्तानी पत्रकारों के बारे में जो कि फेक न्यूज का एजेंडा चलाते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, अगर आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना भी नहीं। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।